जय हिंद छात्रों। न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। अलंकार उनके लिए आज की क्लास रहेगी जिसमें जो है अलंकार देखा जाए तो अलंकार के दो पार्ट हैं, जिसमें जो है मुख्य रूप से आपका जो है शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जिसमें ये आपका जो है शब्दालंकार जो है मैंने पढ़ा दिया आपको पहले भी। इसकी कई सारी क्लासेज आपको मिल गई हैं। जैसे आपका शब्दालंकार में आपको अनुप्रास पढ़ा दिया गया है, अनुप्रास। इसके बाद आपका यमक पढ़ा दिया गया, यमक के भेद पढ़ा दिए गए हैं। श्लेष पढ़ा दिया गया है, श्लेष अलंकार का भेद भी आपको पढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आपका पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पढ़ा दिया गया है। प्रकाश विप्सा अलंकार आपको पढ़ा दिया गया है। और आपका जो ये आपका 1 2 3 4 5 हुए, छठवां आपका है जिसमें आपको हमने पढ़ाया था वक्रोक्ति अलंकार। एक आपका रह रहा है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार के भी दो पार्ट होते हैं, ये भी आपको पढ़ा दिया गया था, वक्रोक्ति अलंकार। तो शब्द अलंकार आपने पढ़ लिया है। ये सब की एक एक क्लास आपको जो है अनुप्रास अलंकार की एक क्लास मिलेगी, आपको जो है यमक अलंकार की एक क्लास मिलेगी, श्लेष अलंकार की भी एक क्लास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की, सबकी अलग अलग आपको क्लासेस दी गई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। अगर आपको विधिवत रूप से एक एक अलंकार के बारे में पढ़ना है तो वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हैं। आज की क्लास में हम ये सारे जितने भी अलंकार हैं शब्दालंकार के, सबका थोड़ा थोड़ा हम रिवीजन कर लेंगे, यानी कि ये रिवीजन मात्र है। अगर एक एक अलंकार के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पहली बार अलंकार पढ़ने आए हैं, तो फिर वो जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन क्लासेज को देख लें। अगर आप रिवीजन करने के लिए आए हैं तो फिर जो है ये शब्दालंकार के जितने भी ये भाग हैं सबको हम इसी में देखें। तो कहीं कहीं आपको जो है प्रश्न अलंकार भी पूछा जाता है। तो सब पर हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अलंकार किसे कहते हैं, पहले तो हम देखेंगे अलंकार जो शब्द है ये बना है अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है कारक। यानी कि देखा जाए तो अलंकार का कार्य क्या होता है, अलंकार का कार्य होता है काव्य की शोभा बढ़ाना। जैसे कोई स्त्री है अपने को सुसज्जित करने के लिए वह अपना श्रृंगार करती है, आभूषण धारण करती है, अच्छे वस्त्र पहनती है, उसी तरह से कोई काव्य पंक्ति है उसको जो है सुंदर बनाने के लिए जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, वे क्या करते हैं, काव्य पंक्तियों में जो है अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो इस हिसाब से जो अलंकार है यह क्या हो जाएगा, इसको हम अलंकरण भी कहते हैं, अलंकरण भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आभूषण भी कहते हैं। अलंकार को हम आभूषण की भी संज्ञा देते हैं। कहीं कहीं विद्वानों ने अलंकार के बारे में अलंकार को सजावट का भी दिया गया है नाम। अलंकार जो है काव्य में सजावट का कार्य करता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो है इसकी परिभाषा जो है अलंकार की निकल करके आती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात जो अलंकार होता है इसका कार्य क्या होता है, काव्य की
शोभा बढ़ाना। आगे हम देखेंगे आचार्य दंडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में एक लाइन इन्होंने लिखा है इसको परिभाषा के रूप में कि काव्य शोभा कारान धर्मान अलंकारन यानी कि जो अलंकार है यह क्या करता है? काव्य की शोभा बढ़ाता है। इस परिभाषा का अर्थ हुआ। अगर हम बात करें, देखें कि किस तरह से जो अलंकार है यह क्या करता है? काव्य को सुंदर बनाता है, सुसज्जित बनाता है। जैसे हम पंक्ति लेंगे, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। देखें ये जो घटा है और यह जो घटा है, यह जो काव्य पंक्ति है यह जो है अर्थालंकार का उदाहरण है, क्योंकि इस पंक्ति में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें जो घटा है यह जो है बदली है, और यह जो दूसरी जो घटा है यह क्या है? कम होना है। तो इस हिसाब से जो है काली बदली का घमंड घटा। यहाँ पे देखेंगे तो मानवीय करण अलंकार इसमें दिखाई देता है कि जो ये घटा है, जो बदली है, उसको मानव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि जो काली बदली है उसका जो है घमंड घट गया है। अगर हम आगे देखेंगे, अलंकार के भेद को देखेंगे, तो अलंकार का भेद कहीं कहीं आपको जो है 3 रूप में मिलता है। और अलंकार जो है अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो अलंकार जो है 2 प्रकार का होता है। अलंकार की अगर हम के भेद की बात करें, अलंकार के भेद, तो अलंकार के भेद में देखेंगे तो कहीं कहीं हमको जो है इसके 3 रूप दिखाई देंगे, यानी कि शब्दालंकार दिखाई देगा, शब्दालंकार। कहीं कहीं आपको जो है यह अर्थालंकार दिखाई देगा, अर्थालंकार। और कहीं कहीं जो है यह उभया अलंकार दिखाई पड़ेगा, उभयालंकार। इसके अलावा कहीं अगर मुख्य रूप से आपसे पूछा जाए कि मुख्य रूप से जो है अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो मुख्य रूप से अलंकार जो है वह 2 प्रकार का होता है। एक पहला इसका भाग होता है शब्दालंकार, और दूसरा इसका जो प्रकार होता है वह होता है अर्थालंकार। सॉरी, ये जो है दूसरा आपका जो है अर्थालंकार हो जाएगा, और तीसरा इसका जो है भाग हो जाएगा उभयालंकार, उभयालंकार। 1 मिनट के लिए भी दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। देखिए आपका पहला है शब्दालंकार, दूसरा है आपका अर्थालंकार, तीसरा जो है इसका प्रकार है उभयालंकार। अगर हम इस हेडिंग को देखें, जैसे ये आपका ये शब्दालंकार है, सॉरी आपका ये यहाँ पर 2 ही अलंकार दिखाई देंगे, क्योंकि मुख्य रूप से अलंकार के 2 ही भेद होते हैं। मेरा दिमाग थोड़ा इधर उधर चला गया है, तो ये मैंने क्या फ्लो में लिख दिया। देखेंगे अलंकार ऐसे देखा जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं,
और मुख्य रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जो शब्दालंकार होता है, इस हेडिंग की बात करें तो शब्दालंकार में जो है शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। अगर पूरी परिभाषा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा, और उभयालंकार में जो होता है इसमें शब्द और अर्थ के द्वारा चमत्कार, शब्द और अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्दालंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। उसी हिसाब से जो है आप इसकी भी डिफिनीशन जान सकते हैं, सेम वही होगा, शब्दालंकार का शब्द के द्वारा, अर्थालंकार का अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे, हमने देख लिया कि अलंकार जो होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, वैसे जो है यह तीन प्रकार का होता है। अब हम हेडिंग डालेंगे अलंकार का महत्व। अलंकार का महत्व। अलंकार का कार्य क्या होता है? तो अलंकार जो है क्या करता है? काव्य सौंदर्य में वृद्धि करता है। काव्य सौंदर्य में वृद्धि। दूसरा इसका कारण क्या होता है? दूसरा इसका कार्य क्या होता है? यह जो है रोचकता में वृद्धि करता है। रोचकता में वृद्धि करता है अलंकार। और तीसरा इसका कार्य क्या होता है? तीसरा कार्य ये होता है कि अलंकार के द्वारा जो है प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो है यह जो है काव्य का आभूषण का कार्य करता है। आभूषण का कार्य करता है। ये सारे जो महत्व हैं अलंकार के, कि काव्य में जो है अलंकार क्या क्या महत्व रखता है, देखेंगे। काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो रही है, रोचकता में वृद्धि हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है? अगर देखेंगे तो एक लाइन हम यहाँ लिखेंगे, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। यह जो पंक्ति है इसमें देखें तो जो है बार बार आ रहा है, और इस त के बार बार आवृत्ति के कारण, देखें इसकी बार बार आवृत्ति के कारण क्या हो रहा है, इसमें जो है रोचकता में वृद्धि हो रही है, इसके सौंदर्यता में वृद्धि हो रही है, यह प्रभावशाली हो रही है ये पंक्तियाँ, क्योंकि इसमें तो वर्ड का जो है बार बार प्रयोग हुआ है। आगे हम देखेंगे, अगर हमने अलंकार का महत्व हमने देख लिया तो अब हम देखेंगे शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार, जैसा मैंने डिफिनीशन आपको पहले ही बता दिया है कि जो शब्दालंकार होता है उसमें जो है शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में। और शब्दालंकार की, अगर हम शब्दालंकार के भेद की बात करें, शब्दालंकार के भेद, तो शब्दालंकार के मोटी मोटा हमने देखा था। शब्दालंकार में जो है आपका अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं। एक तो आपका है छेका अनुप्रास,
छे का अनुप्रास है। दूसरा आपका जो है वृत्त्यानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास। तीसरा आपका जो है श्रुत्यानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास। और चौथे की बात करें तो आपका है लाटानुप्रास। और पांचवें की बात करें तो जो पांचवा है यह है अंत्यानुप्रास। देखेंगे आपका अनुप्रास के जो है 5 भेद हैं। छे का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छे का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब इसकी डिफिनीशन हम देखेंगे। डिफिनीशन तो आप देख चुके हैं। आप अगर पूरी क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है इसकी ट्रिक आप जान लें। छे का अनुप्रास में क्या होता है कि एक वर्ड या अनेक वर्ड की एक बार आवृत्ति, एक बार आवृत्ति, अर्थात कोई भी वर्ड होगा वह एक हो या दो हो या तीन हो सकता है, उसकी आवृत्ति सिर्फ एक बार होगी। लेकिन जो वृत्त्यानुप्रास है इसमें एक वर्ड या अनेक वर्ड की अनेक बार आवृत्ति होगी, अनेक बार आवृत्ति। श्रुत्यानुप्रास की बात करें तो श्रुत्यानुप्रास में जो है एक ही वर्ग के वर्ड होते हैं, एक ही वर्ग। वर्ग आप समझते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये सारे जो वर्ग हैं, त वर्ग भी आएगा आपका। यानी कि किसी एक ही वर्ग के वर्ड जो है दिखाई देंगे किसमें, श्रुत्यानुप्रास में, एक ही वर्ग के वर्ण। लाटानुप्रास में पदबंध या पदबंध या पदबंध या वाक्य की आवृत्ति। अंत्यानुप्रास की बात करें तो अंत्यानुप्रास में अंत के देखेंगे तो काव्य के अंत में तुकांत, तुकांत शब्द आते हैं। कोई भी काव्य पंक्ति होगी उसके अंत में जो तुकांत शब्द आएंगे। यह जो है एक तरह से देखा जाए तो अनुप्रास के ये जो पांचों भेद हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनसे प्रश्न आते हैं। और इसकी ट्रिक बस यही है कि छे का अनुप्रास में एक वर्ड की आवृत्ति सिर्फ या अनेक वर्ड की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है। वृत्त्यानुप्रास में एक वर्ड या अनेक वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है। श्रुत्यानुप्रास में एक ही वर्ग के वर्ड आते हैं। लाटानुप्रास में पदबंध या वाक्य की आवृत्ति होती है। और अंत्यानुप्रास में अंत के जो शब्द होते हैं वो तुकांत के शब्द होते हैं। अगर हम बात करें इसकी, अगर हम शब्द अलंकार में हमने देख लिया कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। इन पांचों भेदों के बारे में हमने देख लिया, चूँकि इसकी क्लासेज आपकी बन चुकी है, उसे आके आप जा करके देख सकते हैं। अब इसमें दूसरा जो प्रकार है इसका यमक अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार की बात करें तो ये जो पहला आपका अनुप्रास है इसमें जो है वर्ण की आवृत्ति होती है। जो यमक होता है, अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, लेकिन यमक में जो है शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति।
अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति हुई, यमक में शब्द की आवृत्ति हुई, लेकिन जो है अर्थ अलग होंगे, किंतु अर्थ अलग। हर बार जो है ये जो है शब्द की आवृत्ति तो होगी, लेकिन अर्थ जो हर बार अलग होगा। अगर हम श्लेष की बात करें, तीसरा इसका प्रकार है श्लेष अलंकार, तो श्लेष अलंकार में जो है अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है। अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग, एक ही शब्द अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति की बात करें हम, पुनरुक्ति चौथा इसका प्रकार है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसमें जो है शब्द की आवृत्ति होती है, आवृत्ति, किंतु अर्थ अलग नहीं होते हैं, किंतु अर्थ अलग नहीं होंगे। यानी कि यह जो है, जैसे आपका है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो उसमें जो है कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कि शब्द का अलग फिर से अर्थ निकाला जाए। पुनरुक्ति प्रकाश हो गया। उसके बाद है आपका विप्सा अलंकार। पांचवा की बात करें तो विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार में जो है शब्द की आवृत्ति तो होती है, शब्द की आवृत्ति, इसमें हम देखेंगे, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। अगले पेज पे हम लिख लेते हैं विप्सा और हम लिख लेते हैं विप्सा। इसके अलावा हम लिख लेते हैं वक्रोक्ति। वक्रोक्ति और वक्रोक्ति मीन्स होता है टेढ़ी युक्ति, टेढ़ी उक्ति, क्योंकि जो वक्र मीन्स होता है अर्थ होता है इसका टेढ़ा, और इसमें से निकल जाता है आपका उक्ति, तो ये जो है कथन हो जाता है, इसका अर्थ होता है कथन। तो टेढ़ा जो कथन होता है वही जो है वक्रोक्ति होता है। इसके अलावा जो प्रश्न अलंकार पूछा जाता है, जो भी काव्य पंक्तियाँ हैं जिसमें प्रश्न आते हैं वे सारे जो है प्रश्न अलंकार के अंतर्गत आएंगे, और यह जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आता है। विप्सा अलंकार में देखेंगे तो विप्सा अलंकार में शब्द की आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति, किंतु तेज भाव प्रकट किए जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे आप, काफ़ी जो है समझने वाली बात है कि आपका जो यमक है, यमक, यमक हुआ, पुनरुक्ति हुआ, पुनरुक्ति प्रकाश, या फिर देखें तो विप्सा, शब्द की आवृत्ति जो है तीनों में होगी। शब्द की आवृत्ति, शब्द की आवृत्ति कॉमन है तीनों में। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अंतर क्या है? अंतर बस यह है कि इसमें जो है अर्थ अलग, अर्थ अलग होंगे हर बार, हर बार अर्थ अलग होंगे। पुनरुक्ति में अर्थ अलग नहीं होंगे, बस सजावट मात्र होंगे। लेकिन अगर विप्सा की बात करें तो विप्सा में जो है तेज भाव प्रकट होंगे, तेज भाव प्रकट होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो विप्सा हमने देख लिया। वक्रोक्ति की बात करें तो जो वक्रोक्ति अलंकार होता है इसमें जो कोई कथन है वह जो है
टेढ़ा कहा जाता है, यानी कि जो वक्ता होता है उसके द्वारा कुछ और कहा जाता है, जो श्रोता होता है वो श्रोता के द्वारा कुछ और समझा जाता है। जैसे देखेंगे तो इसमें वक्रोक्ति के भी दो होते हैं। एक तो होती है आपका इसका जो वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं। एक तो होता है आपका काकू और दूसरा होता है श्लेष अलंकार। काकू और श्लेष अलंकार, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे काकू और यहाँ पे श्लेष। दोनों में फ़र्क इतना है कि इसमें जो है काकू में किसी के वक्ता के कहे हुए कथन को श्रोता द्वारा गलत सुन लिया जाता है, और श्लेष में जो है अनेकार्थी, यहाँ पे अनेकार्थी शब्दों द्वारा जो है एक ही शब्द के अलग अर्थ समझ लिया जाता है। तो बस यही अंतर है वक्रोक्ति में, काकू में और श्लेष में, बस यही अंतर है कि इसके द्वारा कोई कथन कहा जाता है वक्ता के द्वारा और श्रोता के द्वारा कुछ गलत सुन लिया जाता है। श्लेष अलंकार में अनेकार्थी शब्द होते हैं, यानी कि कोई एक शब्द होता है उसकी कई सारी मीनिंग होती है और मीनिंग से जो है उस काव्य पंक्तियों के अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं। तो ये हमने देख लिया शब्द अलंकार के भेद। जो प्रश्न अलंकार है काव्य में जहाँ प्रश्न वाचक चिन्ह आए वहाँ पर जो है प्रश्न अलंकार होता है। आगे हम बढ़ेंगे। हमने देख लिया शब्द अलंकार को, पूरा हमने रिवाइज कर लिया, ट्रिकी रूप से हमने देख लिया। आज के में श्लेष जो वक्रोक्ति होती है उसके भी दो भेद होते हैं। एक तो होता है आपका सभंग पद और दूसरा होता है अभंग पद। यह जो है बस ट्रिक मात्र था और जो है रिवीजन मात्र था। ये सारी क्लासेज आपको दे दी गई हैं, अच्छा खासा कंटेंट उसमें दिया गया है, अच्छे खासे उदाहरण दिए गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि सारे एक जगह आप पढ़ सकें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप सारे अलंकारों को पढ़ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पर जो है आपको पूरे जो है अच्छे तरीके से अर्थ अलंकार जितने भी हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो अलंकारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन वह ऐसे अलंकार जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उनसे प्रश्न आता है। तो मेरी कोशिश ये रही कि अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए और अच्छे तरह से समझाया जाए, ताकि जो है आपके अलंकार के एक भी प्रश्न गलत ना हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।